हेलो सर एंड मैम, दिस इज़ मी आकाश। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रेजी फॉर यूपी पीएससी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रियम्बल के बारे में और उसमें मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैंने 42 वाला जो अमेंडमेंट था उसका ईयर मैंने ओरली गलत बोल दिया था। आगे आप स्लाइड में जाएंगे तो वहाँ पे सही लिखा था, पर वहाँ पे मिस्टेक से मेरे मुँह से 1946 निकल गया था। उसके लिए मैं सॉरी हूँ। सो आगे कोशिश रहेगी कि आगे मिस्टेक्स ना हो। सो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्र दोनों का अपना अलग ही मीनिंग है, इनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 1 से 4 प्लस यूटी वगैरह के बारे में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला अनुच्छेद, हमारा पहला अनुच्छेद कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है। अब अगर इसका आप डिवाइडेशन करो तो देखेंगे इसमें दो पार्ट हैं। पहला कह रहा है संघ का नाम और दूसरा कह रहा है राज्य क्षेत्र। ठीक है, दो पार्ट हैं। तो संघ का नाम क्या होगा? संघ का नाम होगा भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, मतलब संघ का नाम कंफर्म कर दिया है। क्या होगा? या तो भारत होगा या तो इंडिया होगा, मतलब दोनों हो सकते हैं। इसके सिवा तीसरा नाम मत लाइएगा आप, जैसे हिंदुस्तान हो गया या कोई और नाम बता दिया, चेन त्यू टेन चू सब। ठीक है, वो सब आप साइड कर दिएगा। अगर संविधान में पूछता है भारत के कितने नाम हैं, तो सिर्फ दो नाम है। कौन कौन से? इंडिया और भारत। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया होगा। अब यहाँ पे लाइन इतनी लंबी क्यों लिखी मैंने? इसलिए लिखी, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया डैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, ये लाइन एक शब्द में समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा गया या वहाँ पे भी इसलिए डिफाइन किया गया। देखिए मैंने बेरक का यूज़ किया है इसमें, और एक दो कमेंट बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, मैंने उनका प्रयोग करा है। तो इसलिए यहाँ पे लाइन टू लाइन अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी आपको, इधर उधर का नहीं मिलेगा। ठीक है, कोशिश करी गई है कि स्लाइड्स बहुत सटीकता से बनाई गई हैं और अच्छा मटेरियल इसमें प्रेजेंट करा गया है। तो देखते हैं कि इसमें जो लाइन है इसमें क्या कह रहा है। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस बोला जाता है ए बी का भाई है, परंतु बी ए का भाई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए तो बी का भाई है परंतु बी ए का भाई नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये सिस्टर हुई तभी तो बनेगा सेंटेंस है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों में इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए क्या कहा, बता दिया है भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो बार इसका यूज किया गया है। बताया गया है ये राज्यों के संघ होगा। ठीक है, आ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे ध्यान ये रखने वाला है, यहाँ पे संघ बोला गया है, यहाँ पे यूनियन बोला गया है, जबकि संघ का मतलब होता है फेडरेशन। ठीक है, अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? अमेरिका को बोलेंगे आई फेडरेशन ऑफ स्टेट। अमेरिका जो है अब फेडरेशन ऑफ स्टेट है, मतलब अमेरिका भी राज्यों का संघ है। परंतु वहाँ पे यूनियन की जगह पे क्या यूज होगा? फेडरेशन। अभी संघ और फेडरेशन और यूनियन का खेल क्या है देखिएगा। संघ शब्द से हम थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। अगर आपसे पूछता है भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है, फेडरल है, या एकात्मक है? ठीक है, देखिए ये एक चैप्टर है पूरा और इसमें मेंस के ऊपर लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, इसके ऊपर तो आपको आगे लिखना ही पड़ेगा, परंतु यहाँ पे इसको समझ लेते हैं क्योंकि मोटा मोटा बताने की कोशिश करूंगा। संघात्मक का मतलब ये होता है कि संविधान शक्तियों को बांट देता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, मतलब दोनों की पावर इक्वल। ठीक है, ये अपनी तरीके काम करने में स्वतंत्र है, ये अपनी तरीके से काम करने में स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरी टाइप एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक संविधान में संविधान शक्तियों को बांटता है इस तरीके से, जैसे ए बी सी, मतलब ए के अधीन बी है, बी के अधीन सी है। मतलब यहाँ पे जो स्टेट होते हैं वो क्या होंगे? वो ए के कंट्रोल में होंगे, मतलब यहाँ पे एक सर्वोच्च शक्ति होगी और उसके अधीन सब काम करेंगे। ठीक है, एकात्मक में जो होता है एकीकरण होता है, शक्ति जो होती है एक की ओर विस्तारित होती है। ऐसा कहाँ किया जाता है? ऐसा वहाँ किया जाता है जहाँ की जनसंख्या नॉर्मल हो, छोटे प्लेसेस हो। परंतु जहाँ पे जनसंख्या में विविधता पाई जाएगी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जहाँ की, और तरह तरह के लोग हों, एरिया काफ़ी बड़ा हो, वहाँ पे एकात्मक संविधान लाना कठिन होता है, क्योंकि वहाँ के लोग अलग अलग कल्चर वाले होंगे, अलग अलग जाति वाले होंगे। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे संघात्मक संविधान होता है, वहाँ पे शक्तियों को बांट दिया जाता है। अब कहेंगे हमारा संविधान कैसा है? भारत के लोग, मैंने कहा ना, संघ सबसे थोड़ा सा नफरत करते थे, इससे कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पता होगा कि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था फेडरेशन को लेकर, संघ को लेकर। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ना तो फेडरेशन एक्सेप्ट करा, ना तो हमने एकात्मक वाला यूज किया, हमने क्या यूज करा है?
अगर हमारा संविधान पूछता है तो हमारा संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल। ठीक है, क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक। ठीक है, अर्ध संघात्मक। ठीक है, ये टॉपिक जो है अभी आगे मेंस में आपको पढ़ना है, प्लस प्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक आगे बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे आप इतना ही समझ सकते हैं कि हमने संघ शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करा क्योंकि संघ में राज्यों को सेंट्रल के बराबर शक्तियां मिल जाती हैं, परंतु हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ पे सेंट्रल सेंट्रल के पास मेन पावर है, स्टेट को हमने पावर दे रखी है, लेकिन मौका पान जब कभी इमरजेंसी लगती है या कभी ऐसा टाइम आता है तो सारी शक्तियाँ किसके पास हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो हमारा वैसे देखोगे तो शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर शक्तियों का बंटवारा एक हाथ में हो जाता है, किसके, सर्वोच्च शक्ति के हाथ में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ शब्द का नहीं किया गया है, जिसके निम्न कारण है। अब देखते हैं क्या है। अभी तो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है ऐसा। देखिएगा, सॉरी, भारत का जो संघवाद है वो अमेरिकी संघवाद की तरह संघ से इकाइयों के बीच परस्पर किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब अमेरिका के जो राज्य हैं वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब एक समझौता करके जुड़े हुए हैं, मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। परंतु हमारे जो राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, एमपी, इनका कोई भारत के साथ समझौता नहीं है कि हम 100 साल तक आपके साथ रहेंगे, उसके बाद हम अपना अलग एक देश बना देना हमको। ठीक है, मतलब हम तुमसे अलग हो जाएंगे, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भारत के राज्यों में नहीं है। परंतु यहाँ के राज्यों में जो अमेरिका के राज्य हैं ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच समझौता है, परंतु हमारे किसी भी राज्य के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है संघ में सम्मिलित राज्यों को संघ से अपनी इच्छा अनुसार अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे वहाँ के जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते, परंतु अमेरिका के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसमें संघ का नाम इंडिया बताया गया है। ठीक है, संघ का नाम क्या होगा, इंडिया होगा। अब यहाँ पे वापस आ जाइए थोड़ा सा बैक में, सॉरी, एक मिनट। ये जो बैक में आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर पूछता है कि अब यहाँ पे संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो संघ की जगह पे क्या प्रयोग होगा, संघ की जगह पे प्रयोग होगा क्या, भारत या फिर इंडिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि भारत के राज्यों को भारत से अलग होने की शक्ति नहीं है। ये तो आपने ऊपर डिस्कस कर लिया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर देश के राज्यों को बांटा जा सकता है। मतलब देखा होगा आपने, यूपी, एमपी, बिहार, सबके प्रशासनिक सेवा के आधार पर सीएम अलग अलग होंगे, परंतु जो मेन एक पावर होगी, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी के सीएम से या यूपी के व्यक्ति से या एमपी के व्यक्ति से या तमिलनाडु या केरला या कहीं के भी व्यक्ति से पूछो कि अगर पूछो कि पूरे देश की सुप्रीम पावर कौन है, तो वो बोलेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब देश के राज्यों को अलग अलग छोटी छोटी पावरों में डिवाइड कर दिया हमने, लेकिन अगर पूछेगा सर्वोच्च शक्ति कौन है तो सर्वोच्च शक्ति एक में ही निहित है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति एक में ही निहित है। ठीक है, वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल फर्स्ट का सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज कहता है राज्य व उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में है। अब आपकी पहली अनुसूची क्या है, आपने शेड्यूल जब पढ़ा होगा, अनुसूची 1 से लेकर 12 आपकी अनुसूचियां हैं, तो उन 12 अनुसूची की जो पहली अनुसूची है जिसमें भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र बताया गया है वो क्या होगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद फर्स्ट का क्लॉज 2 कह रहा है राज्य व उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे, कौन होंगे, जो पहली अनुसूची में है। अब पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में आपके 28 राज्य, स्टेट और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अगर आप पूछता है भारत व उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, तो यही होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बनेगा, राज्य क्षेत्र बनेगा। ठीक, अब फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। ये कहता है आर्टिकल 1/3 क्या था, इसमें कहा गया है भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें तो ये बोला गया है ऊपर वाले में कि अनुसूची 1 में जो बताया गया है वो होगा, और यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि है क्या। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। जब मूल संविधान की बात की जाएगी तो मूल संविधान में जब राज्यों की श्रेणियों को बांटा गया था तो 4 श्रेणियों में बांटा गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। भाग ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। ठीक है, जैसे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास। ठीक है,
पार्ट बी में ऐसे प्लेसेस को रखा गया जो कि देसी रियासतें थी परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन थी। ठीक है। पार्ट सी में ऐसे प्लेसेस को रखा गया जो कि ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र वाले। और डी में उनको रखा गया जो कि अर्जित किए गए थे। ठीक है, जो कि अर्जित किए गए थे। तो ये 4 श्रेणियां थी मूल संविधान में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, 1956 में एक पुनर्गठन अधिनियम आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या हुआ, जो ऊपर आपने 4 पार्ट देखे थे, जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी, उनको हटा दिया। ठीक है, अभी जो आपने देखा था यहाँ पे लास्ट वाले में, ये वाला, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लेकर आए, इसकी जगह पर लेकर आए 3। ठीक है, पहला स्टेट, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो अगर अब पूछेगा कि कितने भाग हैं, तो 3 है, 1 2 3, और ये 3 में टोटल क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है कि हमने एक आर्टिकल एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है फ्यूचर के लिए। हमने ऐसा नहीं कि जब संविधान बनाया था तो सिर्फ उसी टाइम का सोचा, हमने भविष्य के लिए भी बना के रखा है, तैयारी कर रखी है कि आने वाले समय में अगर कोई हम और क्षेत्र जीत लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हमने पहले से व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना की शक्ति। ठीक है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको भी करते हैं, देखिएगा। भारत एक संप्रभु राज्य है। ठीक है, आपने उद्देशिका में पढ़ा पढ़ा होगा, भारत एक संप्रभु राज्य है, वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल कानून ये कहता है जो भी संप्रभु राज्य होता है वो किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, जो भी अपने में सर्वगुण संपन्न है, उसके पास राइट्स है, कोई विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये राइट है। तो ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद को 2 प्रकार के राइट्स हैं। कौन कौन से, पहला, नए राज्यों का संघ में शामिल करने की शक्ति। ठीक है, और नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। 2 प्रकार के राइट्स हैं। आप देखते हैं कैसे कैसे हैं, देखिएगा, इस मैप के थ्रू समझिएगा। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि पहला तो है अडॉप्ट, मतलब प्रवेश करना। दूसरा तो है बनाना। ठीक है, क्रिएट करना। तो अब देखिएगा, जैसे मान लिया कि ये नेपाल है, ये पहले से एक फॉर्म कंट्री है, मतलब इसका तो एरिया फिक्स है, इतने बाई इतने का होगा ये। तो मान लिया कल हमने युद्ध करा और नेपाल को जीत लिया, तो हम क्या बोलेंगे, भारत में नेपाल का प्रवेश हो गया। ठीक है, नए राज्य का प्रवेश हो गया, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। दूसरा पॉइंट, अगर हमने कल पाकिस्तान से लड़ाई करी और इतना हिस्सा पाकिस्तान से जीत लिया, तो अब ये क्या होगा, हमारे पास तो अभी हमने पता था 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटी हैं, अब इतने प्लेस को क्या करें, तो ये एक नया राज्य बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो हमने इसको जीत लिया है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा कि एक नए राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, नए राज्य की स्थापना। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अब वापस आइए इस पॉइंट पे, देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है ना, तो नए राज्य को संघ में शामिल करना, मतलब अनुच्छेद 2 में संसद को ये पावर है कि इंडिया के बाहर, मतलब कोई अगर क्षेत्र है तो उसको अपने में शामिल कर सकती है और नया राज्य बना सकती है। ठीक है, संघ में शामिल करने की शक्ति प्लस नए राज्य के स्थापना की शक्ति। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, इसमें है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन तथा नाम में परिवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे होगा, ये भी संसद विधि बनाकर करेगी। ठीक है, कानून बनाकर करेगी, कैसे करेगी, वो भी साधारण विधेयक के थ्रू। ठीक है, इसके लिए भी कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। अब देखते हैं इसके भी कुछ पॉइंट है, वो 5 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करेंगे आप खुद ही जानिएगा, लेकिन यहाँ पे याद करने पड़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब इन एक एक को अच्छे से डिफाइन करूंगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा ये बता रहा है किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, सीमा में परिवर्तन कर सकेगी तथा नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अब कैसे होता है देखते हैं इसको मैप के थ्रू। अनुच्छेद 2 में हम लोगों ने समझा था कि हम किसी भी क्षेत्र को बाहर से प्रवेश करा सकते हैं
और स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें ये जो आप इंडिया देख रहे हैं, इसके अंदर जो आपके स्टेट्स वगैरह हैं, हम इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, मतलब इन्हीं के अंदर जो आपके वही 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप इन्हीं के एरिया को घटाइए, बढ़ाइए, उनका नाम चेंज करिए। तो ये सब जो इन ये जो जितने भी आपके यहाँ के यूटी है, स्टेट्स हैं, इन सब की जो तोड़ फोड़ होगी वो अनुच्छेद 3 के थ्रू होगी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, अनुच्छेद 3 के थ्रू होना है। ठीक, मान लिया अपना यूपी है ये, अब हम यूपी को 4 टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए कैसे काम होगा? अनुच्छेद 3 के थ्रू होगा। हम यूपी का नाम बदल कर कुछ और करना चाहते हैं तो कैसे होगा? अनुच्छेद 3 के थ्रू होगा। ठीक है, और कौन सी विधि लानी पड़ेगी? संसद साधारण विधेयक के थ्रू करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि संसद के पास भारत के मैप को रीड्रॉ करने की पावर है, परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अपने मैप को रीड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास ऐसी पावर है कि हम अपने मैप को रीड्रॉ कर सकते हैं। उपरोक्त मामलों में ये बदलाव की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी स्टेट छोटा बड़ा घटाना है, नाम चेंज करना है, वो सब कैसे होगा? संसद के थ्रू होगा। ठीक है, संसद के पास वो राइट्स है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। अब अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3, अब इन दोनों में से किसी में भी काम करोगे तो वो क्या होगा? वो अमेंडमेंट नहीं होगा, मतलब वो संशोधन नहीं माना जाएगा। ये पहले ही बोल दिया गया है, ये अनुच्छेद 4 में बोला गया है, परंतु यहाँ पे मैंने समझा दिया है। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के लिए जो काम करने का जो तरीका है उसको अमेंडमेंट नहीं काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना संसद में नहीं लाया जा सकता। मतलब ये भी कह दिया गया है कि अगर इस तरीके से कोई भी स्टेट का नाम बदलना है या छोटा बड़ा करना है, अनुच्छेद 3 के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर आर्टिकल 3 के ऊपर काम करना है तो कोई भी विधेयक विदाउट प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं आ सकता। पहले आप राष्ट्रपति से परमिशन लीजिए। अब जब राष्ट्रपति के पास ये पहुंचेगा कि हाँ, जैसे मान लिया किसी स्टेट को छोटा करना है या बड़ा करना है, नाम बदलना है, तो वो क्या करेगा? वो राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य, मतलब जिस स्टेट का नाम छोटा बड़ा हो रहा होगा, जिसका नाम सॉरी जिसका एरिया छोटा बड़ा करना होगा, उसको भेजेगा और उसको एक निश्चित समय देगा। उस समय के अंदर वो उसके ऊपर विचार करें और उससे बताएंगे। अगर वो कहता है कि हाँ, ये इस तरीके से इसका डिवाइडेशन कर दीजिए, 4 टुकड़ों में करिए या 5 टुकड़ों में करिए, तो वैसे संसद जो है उस राज्य विधायिका के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब विचार तो रख लेगी, हाँ ठीक है, अगर 4 टुकड़े करने चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मस्ट नहीं है कि वो माने। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई विधेयक पास होना है या अगर किसी भी स्टेट के अनुच्छेद 3 से रिलेटेड कोई भी काम करनी है, वो तोड़ फोड़ अगर करनी है, तो प्रेसिडेंट और प्लस जो वहाँ की जो विधायिका होगी, वहाँ बिल जरूर जाएगा एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, वो निश्चित समय क्या है? वो फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि टाइम दिया हो 3 महीने, वो क्या है, वो राष्ट्रपति के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा कितना देना है। ठीक है, और अगर विधायिका क्या करती है, उस पर के ऊपर अपने थॉट्स देती है कि ऐसा है, ऐसा कर लो, तो संसद को अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तब भी ठीक है। ठीक है, वो अपना काम तब भी करेगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर राज्यों की राजधानी बदलने की बात आती है तो यहाँ पे संसद की पावर खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे जिस राज्य की राजधानी बदलनी है उस राज्य की विधायिका का पावर होगा, मतलब उस राज्य की विधानमंडल उसके ऊपर काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट। इसीलिए भारत को नासवान राज्यों का अविनाशी संघ बोला गया है। अच्छा, नासवान इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। मतलब आपने देखा होगा जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उस टाइम कितने राज्य थे? 14 थे, और अभी आप देख रहे हैं 28 हो गए हैं। ठीक है, बीच में 29 भी थे, अब 28 हो गए हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये जो 28 राज्य हैं, तो क्या हुआ, कहीं बाहर से तो आए नहीं है, ये वही 14 राज्यों का क्या हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है, उन्हीं में से बने हुए हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे उनकी अखंडता की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कोई राज्य इतना बड़ा है, कल टूट कर आधा हो जाए, कल इतना हो जाए, कल हो सकता है इतना ही बचे, हो सकता है खत्म ही हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया। इसलिए के जो राज्य जो है वो तो नासवान है, परंतु संघ अविनाशी नहीं है। कैसे? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लिया हमारा यूपी है, हम यूपी को 4 टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं। हमने यूपी को 4 टुकड़ों में डिवाइड भी कर दिया और ए बी सी डी इनका नाम भी रख दिया। अब यूपी के तो खत्म हो गया, अब 4 नए राज्य बन गए। कौन? ए बी सी और डी। ये जो 4 नए राज्य बने, तो अब इसमें क्या बोलेंगे?
यूपी का तो नाश हो गया, मतलब यूपी तो खत्म हो गई, कभी यूपी हुआ करती थी, अब 4 नए राज्य बन गए, तो इसलिए राज्यों का तो नाशवान हो गया। परंतु किसका क्या संघ पर कोई प्रभाव पड़ा भारत में? क्या कोई इसका प्रभाव पड़ा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यूपी भी भारत का पार्ट था और ये 4 जो नए बने ये भी भारत के पार्ट हैं। मतलब भारत तो इन छोटे छोटे राज्यों से मिलकर ही बना है। अब वो छोटे राज्य कोई संख्या निश्चित नहीं है कि 14 ही होंगे, 15 ही होंगे या 50 ही होंगे। वो क्या है, वो बस भारत का हिस्सा रहेंगे, मतलब उन्हीं से मिलकर भारत बना है और वो भारत से अलग नहीं हो सकते, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अमेरिका में इसके अपोजिट है। अमेरिका में बोला गया है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये मेंस का एक कुटोस है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर लिखना पड़ जाता है 200 शब्द, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है अनुच्छेद 2 और 3 को, मतलब कह सकते हो एज अ प्रोटेक्शन काम करता है अनुच्छेद 2 और 3 के लिए। साथ ही साथ अनुसूची पहली और अनुसूची चौथी को कहता है जाओ तुम जाकर काम करो, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से पीछे से पुश करता है, तुम काम करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए जवाब देने के लिए। ठीक है, मतलब कोई अगर आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे का, मतलब एज अ सिक्योरिटी एज अ प्रोटेक्टर काम करता है अनुच्छेद 4। ठीक है, साथ में ये भी कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 या अनुसूची 1 और 4 के तहत कोई तुम कानून बना रहे हो तो उसके लिए हम इतना तुमको वादा करते हैं, तुमको इतना प्रॉमिस करते हैं कि वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं घोषित होने दूंगा। ठीक है, मतलब अनुच्छेद बहुत पावरफुल है और बहुत मतलब मोटिवेट कर रहा है अनुच्छेद 2 और 3 को, फुल पावर में है, पीछे सपोर्ट कर रहा है कि जाओ तुम काम करो, कुछ होगा मैं देख लूंगा। ठीक है, कौन कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब हमने देखा संसद को हमने इतने राइट्स दे दिए, संसद को हमने इतने राइट्स दे दिए, पर क्या संसद के पास इतना पावर भी है कि वो किसी राज्य की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करे और साथ ही साथ वह उस राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप दे? ठीक है, कैसे? अभी देखिए यहाँ पे एक केस सामने आएगा। यहाँ पे कहा गया, ये प्रश्न उस समय सामने आया जब 1958 का भारत पाकिस्तान सीमा विवाद सामने आया था। ठीक है, ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद इसलिए सामने आया, यहाँ पे आप केस से समझ सकते हैं, देखिएगा। अनुच्छेद 3 में अच्छा क्या कहा गया था? अनुच्छेद 3 में कहा गया था कि संसद के पास इतना राइट है कि वो राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है। ये तो कंफर्म हो गया ना कि राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, मतलब ये बात तो सही है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि वो जो राज्य तुमने अलग करा है वो राज्य पाकिस्तान को दे आओ या नेपाल को दे आओ या चाइना को दे आओ, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यही इसी के ऊपर हमको डिस्कस करना है, तो देखते हैं क्या है। तो ये जैसे मान लिया हमारा इंडिया है, हमें पता है कि ये वाला हिस्सा जो है बंगाल था पहले और इसका डिवाइडेशन हो गया था 2 पार्ट्स में। इस वाले को बोला गया पूर्वी बंगाल और इस वाले को पश्चिमी बंगाल, और यही वाला हिस्सा जो है आगे चलकर बन गया क्या? पूर्वी पाकिस्तान, और ये वाला हिस्सा बन गया पश्चिम बंगाल। अब इस वाले हिस्से में जो पूर्वी पाकिस्तान है, जब ये आगे चलकर ये बांग्लादेश बन जाएगा, पर कुछ जब बंटवारा होता है तो जो पाकिस्तान में बंटवारा होता है तो यहाँ पे एक रेड क्लिफ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता है। तो ये जो रेड क्लिफ है ड्रंकर है, शराबी है। ठीक है, मतलब जो ड्रंकर था इसने क्या करा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी कि पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान का उसका कुछ पार्ट इधर रह गया इंडिया में, और हमारा जो इंडिया वाला कुछ पार्ट था वो इधर रह गया। तो अब ये क्रॉस हो गया, मतलब क्या, हमारा कुछ क्षेत्र उनके पास है, मतलब मान लिया ए और ये बी, तो बी वाला जो बेरूबारी है वो जाना चाहिए था पाकिस्तान को और ए वाला क्षेत्र आना चाहिए था इंडिया को। ये समस्या हो गई, तो इसको लेकर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई और इसलिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट जो संसद थी उसने कहा ठीक है हम पाकिस्तान आपको सौंप देंगे। लेकिन इसी को जब इस तरीके से कोई सुनवाई हुई तब क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने जाने से मना कर दिया। जनता ने कहा कि आप इस, अच्छा आई थिंक इसके बारे में हम लोगों ने प्रियम्बल में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये लेक्चर लगातार कंटिन्यू लंबा हो रहा है, इसलिए इसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पे, जो क्रॉस इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे ये दिक्कत आई कि कैसे भी करके ये जो बेरोजगारी है इनको दे दिया जाए। तो संसद ने जब इस तरीके से काम करना शुरू करा तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे तुरंत राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करा और सर्वोच्च न्यायालय से पूछा क्या संसद के पास इतना राइट है कि वो भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य को दे सकता है? ऐसा राष्ट्रपति ने सवाल करा, किससे? न्यायालय से। तभी न्यायालय ने अपना निर्णय दिया उसी के ऊपर, और न्यायालय ने स्पेशली बताया कि नहीं, संसद साधारण विद द्वारा तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, माना कि अगर संसद को ऐसा कोई प्लेस देना भी है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करिए। अब आप अनुच्छेद 2 और 3 की तरह वो इस तरह के लीगल नहीं है,
अब इसके लिए क्या होगा, विशेष बहुमत करना होगा। पहले तो साधारण बहुमत था, साधारण बिल से पास कर दिया, अब विशेष बहुमत करना होगा और वो संशोधन होगा, तब जाके आप कोई जमीन किसी और को दे सकते हैं। उसी टाइम क्या हुआ, फिर देखिएगा 1960 में नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 हुआ, ठीक है, जिसमें बेरूबारी प्लेस उनको दिया गया। और उसके बाद कुछ प्लेसेस थे जो सही से बंटवारा, मतलब अभी भी कुछ डाउट थे उनको, जो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो 100 वाले जो अमेंडमेंट हुआ 2015 में, उसमें पूरा कंप्लीट कर गया। देखिए, इनके ऊपर अगर पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा या बेरूबारी केस यहाँ पे समझाने लगूंगा तो ये बहुत लंबा होता जाएगा क्लास, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी लेक्चर मेरे ख्याल से 30 मिनट के ऊपर निकल चुका है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं देशी रियासतों के विलय के ऊपर। वर्ष 1947 में क्या हुआ कि जब भारत को आज़ादी मिली, उस टाइम अब राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। तो उस समय भारत में जो दो राजनीतिक इकाइयाँ थी, पहली ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरी देशी रियासतें। तो क्या हुआ कि 552 टोटल रियासतें थी हमारे वहाँ। इन 552 रियासतों में से 549 ने तो हमारे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अच्छा, उस टाइम शर्त रखी गई थी, 3 शर्तें थी। पहली, जब आज़ादी मिली तो उस टाइम सबसे पहले कहा गया इन रियासतों से कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, दूसरी या तो आप इंडिया में शामिल हो, तीसरी या तो आप इंडिपेंडेंट रहो। अब ये तीसरी शर्त जो रखी, यही गलत थी। जब इंडिपेंडेंट की पावर दे दी, तभी जम्मू कश्मीर ने कहा नहीं, ना तो हम पाकिस्तान में शामिल होंगे ना इंडिया में शामिल होंगे, ठीक है। तो जो 552 में से 549 रियासतें थी, ये तो भारतीय संघ में शामिल हो गई, बची 3, ठीक है। ये 3 कौन सी थी, पहली जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। इन लोगों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया और इनके लिए हमको पापड़ बेलने पड़े। अब जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही सूझबूझ से गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को खड़ा किया, कहा ऐसा करो, कुछ भी करो, पर इसको लपेट लो, मतलब अपने अंदर में ले लो, कैसे भी करके इनको जाने मत देना। ये जो 3 बचे हुए जो ये आपकी रियासतें हैं, इनको कैसे भी करके भारत में शामिल करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। तो पटेल जी ने जैसे बाकी काम किया था, उसको भी ऐसे निपटाया। सबसे पहले जाएंगे जूनागढ़। तो जूनागढ़ में क्या होता है, जूनागढ़ में जो है गुजरात का प्लेस होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या है। ये देखिए, आप अभी यहाँ पे देखेंगे, ये इतना प्लेस आपको, ये क्या है, ये पूरा बम्बई है। ये जो है 1947 के दौरान का मैप है, ये लेटेस्ट मैप है। इसमें आपको गुजरात वगैरह नहीं दिखेगा, ना तो हरियाणा दिखेगा, इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेस है अभी देखिएगा, इसमें गुजरात नहीं, तो जूनागढ़ जो है यहाँ पड़ता था, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ पे था, ये वाला। तो इस वाले प्लेस में क्या था, जूनागढ़ में यहाँ का जो नवाब था वो था मुस्लिम, उसका नाम शायद मोहम्मद कांजी था, मोहम्मद कांजी थर्ड। तो यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाला इधर से ये वाला इलाका है। तो अभी क्या हुआ कि इसने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल होते, लेकिन इस वाले इलाके में जूनागढ़ में हिंदू बहुत थे, हिंदू बहुत ज़्यादा थे। इसलिए क्या हुआ कि हिंदुओं ने कहा कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाया और हमने जनमत संग्रह कराया और जूनागढ़ को अपने अंडर में ले लिया। मतलब एक स्टेट हम, सॉरी, एक जो रियासत थी हमने लपेट ली, कौन सी, जूनागढ़। अब आते हैं हैदराबाद के ऊपर। हैदराबाद आप देखोगे तो ये, ठीक है, ये जो हैदराबाद है, यहाँ का नवाब मुस्लिम था, कौन, नवाब आसफ जहाँ, उसका सीरियल होगा शायद 7, हाँ 7, हाँ, नवाब आसफ जहाँ 7। यहाँ भी सेम ऊपर की तरह कंडीशन थी। यहाँ के लोग जो थे, यहाँ हिंदू ज़्यादा थे और नवाब यहाँ का था मुस्लिम। परंतु यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में जाना, सॉरी, पाकिस्तान के सपोर्ट से अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। लेकिन अब ये सोचिए कि ये भारत तो हमारा ये था, अब इसमें मान लिया बीचों बीच में कोई इतना प्लेस अलग देश का होगा तो हमें दिक्कत नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पड़ रहा है, इधर का हमारा, अब ये देखिए बिल्कुल अलग हो जाता है हमारा इंडिया से, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। तो क्या हुआ, यहाँ की परिस्थितियाँ जो है बिगड़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने 1947 में 1 वर्ष के लिए हमसे टाइम मांगा, कहा 1 वर्ष का हमें टाइम दीजिए, हम 1 वर्ष तक यथास्थिति जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे क्या होना है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, वहाँ की जनता ने क्या करा, उस नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया, और इसी का फायदा उठाया फिर से अपने पटेल जी ने और इसको भी लपेट लिया, ठीक है। आते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर क्या था, इसने भी इंडिया और इधर दोनों में आने से मना कर दिया था, ठीक है। यहाँ के राजा था हरि सिंह, और यहाँ पर अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ये था, यहाँ बाकी सब में हिंदू आबादी ज़्यादा थी और यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। तो यहाँ का जो शासक था वो हिंदू था। तो इसने क्या करा, इसने पाकिस्तान में भी जाने से मना कर दिया, इंडिया में भी जाने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, अब पाकिस्तान वालों ने क्या करा, इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, यहाँ पे कबाइली भेज दिए।
अब जब हमारे में आने से मना कर दिया तो हमने क्या करा, हमने जानबूझ के इनके हेल्प नहीं करी। क्यों नहीं करी? हमें पता था हेल्प क्यों करें, जब इन्होंने हमारे में आने से मना कर दिया तो हम बुरा लगा था ना हमको। तो इन्होंने क्या किया, एक मौके पे चौका मारा यहाँ पे, इनसे बोला कि ठीक है हम आपकी मदद कर देंगे। मतलब हरी सिंह ने कहा कि कबायली अटैक हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी सपोर्ट करिए, हमें आर्मी चाहिए, इंडियन आर्मी चाहिए। तो हमने कहा क्यों हम दें आपको आर्मी? तो हम एग्री तब हुए जब इन्होंने कहा ठीक है हम आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, मतलब जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये जब ऐसा इन्होंने कहा तब जाके हमने अपनी आर्मी भेजी और वहाँ से उसके बाद वही पीओके अलग हो जाता है, जरी दूर में कबायली। तो ये जो है मतलब यहाँ से हमने देखा कि जो 552 की 552 रियासतें थी वहाँ पे मर्ज हो गई। अब देखेंगे, ये आपके सामने पुराना है, ये लेटेस्ट मैप है। कैसे ये पहले 52 रियासतें थी, 552, अब कैसे नए स्टेट बन रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था 1956 में, जब पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहले आयोग गठित किए गए। सबसे पहले 1948 में एक एस के धर आयोग आया। एस के धर, थोड़ा सा नाम गलत हो गया है, एस के धर आयोग। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जो राज्यों का जो, देखिए उस टाइम मैंने क्या कहा, 1947 के टाइम पे जब राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेज हो रही थी और भारत में तो बहुत विविधता है, बहुत से तरह तरह के लोग रहते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोग भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड कर रहे थे। हिंदी भाषी वाले अलग, तेलुगु वाले अलग, उर्दू वाले अलग, इस तरीके से। तो हमें तो पता है हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषा है, हमको लगता है लगभग 14-15 हज़ार टाइप की तो भाषा मिल ही जाएगी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो भाषाओं की लोकल लैंग्वेज जो थी उसके आधार पर अगर बंटवारा करते तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो कहा नहीं, भाषा के आधार पर सही नहीं है, इसका जो विभाजन होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा धर आयोग ने बोला। इसके बाद जब धर आयोग ने क्या करा, ऐसा बोला, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की जनता और गुस्सा हो गई। कहा हमारी बात नहीं सुन रहे ये लोग, हमने कहा भाषा आधार पर होना चाहिए, ये लोग नहीं मान रहे। तब आती है जेवीपी समिति, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये लोग भी क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो अव्यवहारिक है। ठीक है, लेकिन इसी टाइम क्या होता है, इसी टाइम एक होते हैं पोट्टी श्री रामालू, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। ये लगातार 56 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, इनका निधन हो गया। और जैसे इनका निधन हुआ तो क्या हुआ कि वो बहुत हाईलाइट हो गए, पूरा मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। इस निधन के बाद तुरंत सबसे पहले काम क्या किया गया, मद्रास से तेलुगु भाषियों को अलग करके एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि इस वाले जो मैप आप पुराने मैप में देखेंगे तो वहाँ पे इसमें आपको नहीं मिलेगा मैप में। देखिए इसमें क्या आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है? इसमें आंध्र प्रदेश इस वाले में कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये मद्रास दिख रहा है। इसी से क्या करा, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो एक क्या हुआ कि अब रास्ता खुल गया यहाँ से। अब जैसे ही रास्ता खुला अब बाकी राज्य भी आ गए, हमको भी दो, हमको भी दो, मतलब अब तो भैया कह दिया हमको भी चाहिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद सभी दूसरे लोगों ने भी मांग शुरू कर दी, जिस कारण फजल अली आयोग का गठन किया गया 1955 में। अब फजल अली आयोग जब आया, इसने कहा, इसमें कौन कौन था, इसमें फजल अली थे, के एम पाणिकर थे, एच एन कुंजरू थे। इन्होंने कहा ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे कर सकते हो। ठीक है, भाषा को मुख्य आधार मानो, लेकिन उसमें भारत की एकता और सुरक्षा की प्रमुखता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ स्पेशली समझाने वाला नहीं है। भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखना चाहिए तथा परंतु आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फार्मूले को ये ध्यान रखना है। मतलब इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा, अब यार अगर एक राज्य एक भाषा के स्टेट को बनाएंगे तो फिर से वही हो जाएगा ना कि मैंने अपने भारत में हर 10 कदम पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो एक समस्या हो जाएगी ना, बहुत सारे राज्य बनाने पड़ेंगे। इसलिए कहा एक राज्य एक भाषा नहीं, एक राज्य में एक से अधिक भाषा वाले लोग रह सकते हैं। ठीक है, इस आयोग ने 16 नए राज्य तथा 3 संघ शासित क्षेत्र बनाने की बात कही, परंतु 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघ शासित क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 में संसद को विशेष पावर दी गई है। ठीक है, क्या है विशेष पावर? वही आपने देखा कि वो कैसे संप्रभु है, तो कैसे दूसरे क्षेत्रों को अपने अंदर मतलब जीत कर विजय करके अपने क्षेत्र में मिला सकता है। तो जो विशेष पावर है उसके तहत वो क्या कर सकता है, वो संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष कानून लागू कर सकता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अभी आपका संघात्मक ढांचा है, लेकिन यहाँ पे हम राज्यों को पावर अलग से दे सकते हैं, सेम रख सकते हैं, लेकिन
हम यूटी को, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए पावर सेम नहीं रखेंगे, उसमें हम विशेष पावर रखेंगे। जैसे मान लिया कि कोई ऐसा प्लेस हमने अभी जीता है मान लिया, और हमें पता है कि अगर इसके ऊपर हमने विशेष कानून नहीं रखा तो ये हाथ से निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ढील देंगे? नहीं, उसको हम अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा सा विशेष कानून बनाकर रखेंगे। इसलिए यूटी के ऊपर अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा से कठिन कानून होते हैं, या फिर कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता है केंद्र शासित प्रदेश पर। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फ्रांस के 5 उपनिवेशिक थे। कौन कौन से? पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम, चंद्रनगर। ठीक है, इनको 16 अगस्त 1962 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, गोवा और दमनदीप ये पुर्तगालियों के अधीन में थे। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय से क्या करा गया, इनको मुक्त कराकर संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, अर्थात 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा 25वें राज्य के रूप में किसको एक्सेप्ट कर लिया गया? गोवा को। ठीक है, गोवा 25वां राज्य बना भारत का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिक्किम। सिक्किम का मामला वही है कि जैसे आप भारत में देखेंगे तो भारत में इस वाले प्लेस में इधर आपका नेपाल, इधर आपका भूटान, और बेचारा बीच में सिक्किम। तो ये क्या होता था, इन दोनों की लड़ाई में आपस में पिसता था। तो हमने क्या करा था, आज़ादी के समय सिक्किम जो है भारत का शरणागत क्षेत्र था, मतलब। तो हमने क्या करते थे, सिक्किम की रक्षा की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले रखी थी, रक्षा प्लस विदेशी मामले। परंतु जो उनके अंदर के जो निर्णय थे वो वही करते थे, वहाँ के राजा चोंग्याल थे, राजा चोंग्याल वो निर्णय लेते थे। परंतु क्या हुआ, वहां पे इलेक्शन हुआ, जब लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि वहां की सरकार कांग्रेस बन गई, और कांग्रेस जैसे ही सरकार बनी, इंडिया में भी कांग्रेस थी, उन लोगों ने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो 35वां संविधान संशोधन में उसको सह राज्य का दर्जा दिया, और 36वें संविधान संशोधन में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो अब हो गया हमारा सिक्किम 22वां राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है वो सिर्फ वही भाषा ना होकर यहाँ पे और भी रखे हैं सांस्कृतिक आधार। ठीक है, संस्कृति और भाषा के आधार पर जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा का गठन किया, वैसे ही निर्जातीय और भौगोलिक आधार पर मेफा देखा आपने, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनका गठन किया गया। ठीक है, परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि निर्जातीय और भौगोलिक जब आधार पर हमने क्या करा, जब राज्यों का गठन किया तो नागालैंड के गठन में हमने फजल अली की जो सिफारिश थी, जो उनकी शर्तें थी, वो 4, उनका ध्यान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आंतरिक मतलब आंतरिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज थी, आतंकवादियां बहुत ज़्यादा वहाँ पे हस्तक्षेप करते थे, प्लस वहाँ का जो रहने वाली जो दशाएं थी वो उस तरीके से नहीं थी जो बाकी अदर स्टेट्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आर्थिक विकास का आधार, अभी जब 1990 में उदारीकरण आया तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ राज्यों ने तो बहुत तेजी से विकास करा, जैसे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और कुछ राज्य उसी कारण बहुत पीछे रह गए, जैसे उत्तर प्रदेश, अपना बिहार। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि नए राज्यों को फिर से मांग बढ़ी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब जब बड़ा राज्य होगा, विकास नहीं कर पाओगे तो क्या कहेंगे, इसका टुकड़ा कर दो। ठीक है, जैसे मान लिया एक घर में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और कमाने वाला एक है, तो बोझ बढ़ेगा ना। अगर कमाने वाले लोग बढ़ जाएं तो क्या होगा, तो उसका लोड कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करा, अब राज्यों को फिर से डिवाइड करने की बात आई। इसलिए आपने देखा होगा कि सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 में कौन सा बना, फिर 9 नवंबर सन 2000, फिर 15 नवंबर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, 1, 9, 15 ये नाम याद रखने हैं। ये 3 नए राज्य बन गए। ठीक है, और आपका 2014 में एक और नया राज्य हैदराबाद। तो ये आपके नए राज्य एस्टेब्लिश हो गए। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है। निष्कर्ष आप स्लाइड पे देख लेंगे और इसको आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये आपके लिए निष्कर्ष मतलब परिपूर्ण है, इसको आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। निष्कर्ष के बारे में आपको क्या बताऊँ, ये तो पूरा ऊपर वाले का सारांश ही है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा होगा। थैंक यू सो मच।